हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं रामेंद्र सिंह सिसोदिया। एक बार फिर आज हम प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने प्रोनाउन के प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े, प्रोनाउन के कुछ पार्ट पढ़े, हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। आज हम प्रोनाउन का चैप्टर फिनिश कर देंगे। और एंड आई एम सॉरी, इस बार थोड़ा डिले हो गया, बट चलो हम आगे पढ़ते हैं और सारे प्रोनाउंस को अच्छे से सीखते हैं आज, ताकि हमें आगे प्रोनाउन की में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक बार इसको अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है। तो पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सारे। ठीक है, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव पर्सनल हम पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, इम्फेटिक, रेसिप्रोकल, ये सब हम आज पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हम इन प्रोनाउंस को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से हम इनको बनाते हैं, और ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि प्रोनाउंस इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं समझने में। कुछ भी टफ नहीं है इनमें। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको एक बार देखने की जरूरत है। आप इस वीडियो को देख लेंगे, और अगर पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने के लिए आपको एक मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए प्रोनाउंस बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है। हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव केस, ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट और सेकंड पर्सन आप पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ेंगे, आपको पता है फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है, आई और वी। ठीक है। और सेकंड पर्सन में यू होता है। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का इनका पजेसिव केस, पजेसिव केस क्या होता है? आई और वी का, आई का पजेसिव केस माई, वी का पजेसिव केस आर, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पजेसिव केस एवं तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ्स। तो ये यहां ध्यान रखना है कि सिंगुलर केस में सेल्फ लगता है और प्लूरल में सेल्फ्स लगाते हैं। ठीक है। तो और फर्स्ट पर्सन के, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पजेसिव केस में और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, हम सेल्फ या सेल्फ लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, आई का पजेसिव केस क्या था, क्योंकि हमने यहां लिखा है फर्स्ट पर्सन के पजेसिव में, तो माई में हमने सेल्फ लगाया। वी का पजेसिव केस क्या होता है, अवर। ठीक है। तो अवर में हमने सेल्फ्स लगाया, क्योंकि अवर क्या है, एक प्लूरल नंबर है। ठीक है। सेकंड पर्सन में भी हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हम क्या लगाते हैं, पजेसिव केस में, तो यहाँ हमने यू सेल्फ नहीं करते, हम क्या करते हैं, योर सेल्फ। ठीक है। अब यू को आप सभी जानते हैं कि हम दो तरह से यूज करते हैं। यू को हम सिंगुलर, होता सिंगुलर है लेकिन हम उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं कई बार, तो हम योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। अब थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, थर्ड पर्सन ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, है ना। तो हमने ही के साथ हिमसेल्फ किया, हालांकि ही का तो हिम सब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव केस में ही लगाते हैं थर्ड पर्सन के में। हर के में हर सेल्फ, ठीक है। जैसे दे, देयर और देम सेल्फ, तो हमने देयर में लगा के देम सेल्फ, और देम क्योंकि प्लूरल है इसलिए हमने देम सेल्फ लिखा, और इट सेल्फ। ठीक है। क्लियर है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का पजेसिव केस और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज कब किए जाते हैं? ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द सब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों सेम होते हैं। जैसे आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले पियानो, तो यहां पे सिखा कौन रहा है, आई एम, मतलब मैं सिखा रहा हूं। टीचिंग किसको सिखा रहे हैं, माई सेल्फ, खुद को, है ना। तो जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे बी केयरफुल विद दैट नाइफ, यू माइट कट योर सेल्फ, तो यहां पे कौन किसको काट लेगा, आप खुद को काट लोगे, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल। आगे देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है डेमोन्स्ट्रेटिव में। पास या दूर के नाउन को बताने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज है। इसके नाम से समझ में आ रहा है हमें, डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी ये डेमोन्स्ट्रेट करता है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे नाउन, अब इसमें छोटी सी चीज है, नाउन दैट आर नियर, जो नाउन पास में होती हैं और उनके लिए हम दिस का यूज करते हैं। तो दिस यूज होता है सिंगुलर फॉर्म के लिए, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ हम उसको दिस की जगह दीज कर देते हैं। बस ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे दिस इज अ पेन और दीज आर पेन्स। ठीक है। तो यहां सिंगुलर है दिस, प्लूरल है तो दीज।
दैट जो होता है वो यूज होता है दूर की चीजों को, नाउन्स दैट आर फार, जो दूर की नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए ये दोज हो जाता है। जैसे दैट इज अ पेन और दोज आर पेन्स, यहां पे पेन्स हो गया तो हमने इसको प्लूरल नंबर के लिए हमने दोज यूज कर लिया। ये होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पे। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, देखिए ये थोड़ा अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए, देखिए हिंदी में इसलिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को कम प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी फिर भी लगता है कि नहीं हिंदी की जगह हमें इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, तो वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसका प्रयोग वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए इस वाक्य में यह वाक्य में कंजंक्शन का काम भी करता है। कंजंक्शन हमने पढ़े, कंजंक्शन होते हैं दो वाक्यों को जो जोड़ता है, वाक्य के दो भागों को या दो वाक्यों को। ठीक है, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन मतलब वो कंजंक्ट करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमारा, ये कंजंक्शन की तरह काम करता है। किसकी तरह? कंजंक्शन, मतलब ये दो वाक्य के दो भागों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है। और कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस? हु, हुज, विच, दैट, व्हाट। ठीक है, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है आपको थोड़ा इजीली समझाने के लिए, है ना। इससे आप इजीली समझ पाएंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस में भी, जैसे हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस पढ़े थे, सेम वे सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस सेम ही होता है। सेम वे यहाँ भी हमने रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए भी इस तरह का ये मैंने चार्ट बना दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का, तो सब्जेक्ट के तौर पे जब ये यूज होता है तो हम इसको हु पढ़ते हैं। जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तो हु या हुम, इसमें हु भी यूज कर सकते हैं और हुम भी यूज करते हैं, दोनों को ऑब्जेक्टिव की तरह से यूज कर सकते हैं। और पजेसिव केस में ये हुज हो जाता है। विच का केस भी सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में सेम रहता है, विच ही यूज करते हैं, लेकिन पजेसिव में ये हुज हो जाता है। ठीक है, और दैट दैट ही रहता है। ठीक है, इसका पजेसिव केस नहीं होता। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। हु, हुज, हुम, विच, हुज और दैट दैट। ठीक है, इनके सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस भी हम यूज करते हैं कई बार, तो उनको हमें इस तरह से यूज करना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में और क्या क्या है। ये बहुत अच्छा है, अच्छे से समझेंगे हम और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसको आप अगर एक बार अच्छे से समझ लेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया था। अब आप सोच रहे होंगे रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। रिलेटिव क्लॉज को हम आगे पढ़ेंगे, क्लॉज जब हम क्लॉजेस पढ़ेंगे तो हम क्लॉजेस रिलेटिव क्लॉज को ही पढ़ेंगे। अभी मैं आपके लिए फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए आप कि रिलेटिव क्लॉज, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ जा रहा है, रिलेटिव मतलब ये रिलेशन बताता है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध को जो बताता है वो रिलेटिव क्लॉज होता है, मतलब एक वाक्य का दूसरा हिस्सा जो होता है क्लॉज। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी है, देखिए रिलेटिव क्लॉज टेल्स अस मोर अबाउट पीपल एंड थिंग। तो किसी भी इंसान के का दूसरी के बारे में जब ज्यादा हमें बताता है तो वो रिलेटिव क्लॉज हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने किसी इंसान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ली, तो कई बार ये होता है कि हम छोटी इन्फॉर्मेशन से बड़ा काम हो जाता है, लेकिन जब हमें उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो जो क्लॉज जो हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, उस व्यक्ति से, उस वाक्य से हमारा जो रिलेशन बताता है और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, तब हम उसको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखें हम, आपको समझ में आएगा क्लियर। हमने कहा राम, अगर मैं यहां पे इस चीज को हटा दूं, हु इज 23 year old, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब आप इसको पढ़िए, राम इज अ क्रिकेटर, ये लिखा हुआ क्लियर। तो इससे भी हमारा हमें समझ में आ रहा है राम एक क्रिकेटर है, हमारा सेंटेंस ये भी सही है। लेकिन हमने क्या किया है, इसमें एक रिलेटिव क्लॉज जोड़ा हुआ है। वो रिलेटिव क्लॉज क्या बता रहा है, राम के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये राम हु इज 23 years old, मतलब राम क्रिकेटर तो है लेकिन वो 23 साल का है। तो हमें ये क्या हो रहा है, हमें हमारे सब्जेक्ट के केस में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जो हमें मोर अबाउट पीपल एंड थिंग्स, जो हमें हमारे लोगों के बारे में या जो सब्जेक्ट है हमारा उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन जो देता है वो हमारा रिलेटिव क्लॉज कहलाता है। अब रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंट्रोड्यूस करना होता है रिलेटिव क्लॉज को एक तरह से पहचान बताने के लिए, तो ये हमारा हु वर्ड जो है वो देखिए, इस अगर हम हटाएंगे तो इज 23 years old अगर हम लिखेंगे तो ये बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, राम इज 23 years old इज अ क्रिकेटर, नहीं। तो ये हु जो है यहाँ पे हमारा, ये हमारा इसको इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, राम जो कि 23 साल का है, क्रिकेटर है। ठीक है, तो ये हु वर्ड हमारा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये हमारा इज 23 years old रिलेटिव क्लॉज है, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इस दूसरे पार्ट में भी देखेंगे, दिस इज द हाउस विच राम बिल्ट। ठीक है, तो अगर हम ये भी कहते हैं कि दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, तो ठीक है वो भी एक सेंटेंस सही है, लेकिन
क्लॉज हमारा क्या है रिलेटिव, कि विच राम बिल्ट, इस हाउस के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन मिली कि ये किसने बनाया, राम ने बनाया। तो यहाँ पे जो विच है ये हमारा, देखो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दिस इज द हाउस और राम बिल्ट, दोनों को जोड़ रहा है विच। तो ये हमारा रिलेटिव क्लॉज भी है और तो ये हमारे रिलेटिव क्लॉज के तौर पे भी काम कर रहा है इंट्रोडक्शन के तौर पे, और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। सेम वे मनोज इज द बॉय दैट प्लेड फुटबॉल, मनोज वो लड़का है जो फुटबॉल खेलता है। ठीक है, क्लियर है। जो अब हम देखते हैं हु एंड हुम इज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हु एंड हुम, ये दो जो है हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस, ये पीपल के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब लोगों के लिए। ठीक है, विच 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 जो है, विच वर्ड हमारा थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, वस्तुओं के लिए। और दैट जो है ये हम पीपल और थिंग्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, एक नोट भी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज, सो वी नीड नॉट टू रिपीट द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये हमारा जो रिलेटिव क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट का काम भी करता है, इसीलिए हम सब्जेक्ट को दोबारा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम हु इज अ 23 ईयर्स ओल्ड बॉय, अब यहाँ पे हु जो है ये हमारा, ये यहाँ का सब्जेक्ट बन गया। हम किसके बारे में बात करें, राम के बारे में। हु मतलब कौन है, राम, तो ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया रिलेटिव क्लॉज का। इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है सेंटेंस का, इज अ क्रिकेटर, यहाँ पे हमने फिर से राम यूज नहीं किया। हम यहाँ कह सकते थे कि राम हु इज 23 ईयर्स ओल्ड, राम इज अ क्रिकेटर, है ना, या ही इज अ क्रिकेटर, नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये हमारा जो हु वर्ड है ये ऑटोमेटिकली हमारा रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट बन गया है। क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है रिलेटिव क्लॉज, इजी है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है बस, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट करके अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। अब अगला हमारा रिलेटिव क्लॉज में हुज और हुम का प्रयोग। तो हुज का प्रयोग हम कैसे करते हैं, हुज का यूज हु के पजेसिव फॉर्म में किया था। सिंपल है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि हु का पजेसिव केस क्या होता है, हुज। जैसे दिस इज राम, ये राम है, हुज ब्रदर, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, ये यहां पे हम राम्स ब्रदर भी लिख सकते थे, आप समझते हैं ना, जो हमने नाउन में पढ़ा था अपोस्ट्रोफी, दिस इज राम, राम्स ब्रदर, लेकिन वो ऑकवर्ड लगता है। ठीक, तो राम हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो ये हुज किसको रिलेट कर रहा है, राम को, है ना। देखिए, तो हुम का प्रयोग जो है, हुम का जो यूज है वो वर्ब या प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो हुम का प्रयोग या तो ये हम यूज करेंगे वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, या कभी कभी प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देखिए, दिस इज राम whom you met yesterday, तो यहां पे जो मेट है, देखिए मैंने लिखा हुआ है इसीलिए, यहां whom जो है वो मेट का ऑब्जेक्ट है, ये राम है जिससे तुम कल मिले थे। तो यहां पे whom जो है जिससे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, किससे मिले थे, राम, जिससे यानी राम से। तो राम को रिप्लेस क्या कर रहा है हमारा ये whom प्रोनाउन, और ये whom यहां पे क्या है, ये वर्ब है मेट, तो मेट का ऑब्जेक्ट है whom। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होता है whom, या जैसे देखिए, दिस इज राम विद whom आई वेंट टू स्कूल, तो यहां पे विद जो है ये हमारा प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन भी हम आगे पढ़ेंगे, प्रिपोजिशंस होते हैं जो जिसे हम कहते हैं जो दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, जो रिलेशन बताते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन यहां पे आप बस इतना समझिए, तो विद का ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, विद whom, किसके साथ गया, जिसके साथ। तो विद whom यहां पे जो है ये भी ये प्रिपोजिशन है। तो whom जो है हमारा वो कभी कभी वर्ब या प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हेन एंड वेयर का यूज। व्हेन का यूज टाइम के साथ यह बताने के लिए किया जाता है कि किस समय की बात हम कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, किस समय की बात। व्हेन हम तब यूज करते हैं, देखिए टाइम तो हम बता सकते हैं, लेकिन कौन सा टाइम है ये हम व्हेन के थ्रू बताते हैं। जैसे आई वेक अप, मैं जगा, अगर हम इसमें व्हेन हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग की जगह आई वेक अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, लेकिन यहां पे हम इसको ज्यादा बेहतर बताने के लिए हम क्या करते हैं, आई वेक अप व्हेन इट इज मॉर्निंग, मैं जागता हूं जब सुबह हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहां पे कौन से टाइम की हम बात कर रहे हैं, मॉर्निंग की, तो इसलिए हमने इसको व्हेन से कनेक्ट किया। इन सेम वे, आई रिमेंबर 2 अप्रैल 2011 इट वॉज द डे व्हेन इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, तो हमने यहां पे टाइम की बात कर दी, आई रिमेंबर 2 अप्रैल 2011, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि कौन सा समय, उस टाइम समय पे क्या हुआ था, व्हेन इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, उस समय पे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। तो व्हेन का यूज टाइम बताने के लिए, टाइम के साथ यह बताने के लिए किया जाता है, टाइम के साथ कि कौन से समय की बात हो रही है, उस समय के बारे में। ठीक है, इन सेम वे
व्हेन होता है टाइम के लिए, और वेयर का यूज होता है जगह के साथ, प्लेस के साथ। प्लेस के साथ यह बताने के लिए कि भाई कौन सी जगह की बात हो रही है। एग्जाम्पल में देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज द प्लेस वेयर आई प्लेड क्रिकेट। ये वो जगह है, तो मैं इस जगह की बात कर रहा हूं जहां मैं क्रिकेट खेलता था। तो वेयर वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, हम उस जगह को बता पा रहे हैं जो जहां हम क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से सेम वे, डू यू रिमेंबर द विलेज, क्या तुम्हें वो जगह याद है। वेयर आई मेट यू, जब मैं तुमसे मिला था। तो यहां हम क्या बता पा रहे हैं, जगह के बारे में। ठीक है, तो व्हेन एंड वेयर, व्हेन यूज होता है समय के साथ, समय के साथ ये बताने के लिए किस समय की बात हो रही है। वेयर का यूज होता है हमें स्थान बताने के लिए कि कौन सी जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम वेयर का यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म वेयर आई यूज टू गिव यू लेसन्स, है ना। तो कौन किस जगह पे देते हैं हम, यूट्यूब पे। तो इस तरह से हम वेयर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। होप, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, दैट का यूज। यदि तो दैट में कुछ ये एक दो एक्सेप्शंस हैं थोड़े से, ये हम समझेंगे। यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ये आपको समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये हम पढ़ेंगे आगे एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे, उनकी 3 डिग्री होती है। डिग्री मतलब 3 स्टेट होते हैं। जैसे हम कहें जैसे हमने कहा गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा, गुड एक एडजेक्टिव है। बेटर, बेटर क्या होगी, उसकी कंपेरेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, और फिर होता है बेस्ट, तो वो हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो 3 तरह से हमारे एडजेक्टिव्स काम करते हैं। ठीक है, तो जब सुपरलेटिव डिग्री के बाद किसी नाउन का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, नाउन का, तब उस नाउन के बाद हम दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दैट का। जैसे एग्जांपल देंगे, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय। यहां पे हमारा बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद नाउन यूज हुआ है बॉय, बॉय हमारा नाउन है। तो इसके साथ हमने क्या यूज किया है, हमने दैट को यूज किया। दैट आई एवर हैव एवर सीन। इसमें हम हु आई एवर हु यूज नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ नाउन हो तो हमें दैट यूज करना है, वहां पे हु यूज नहीं करना है। ठीक है, हु अगर होगा तो गलत हो जाएगा। इन सेम वे, द सेम प्लस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में द सेम लिखा है प्लस उसके बाद नाउन बना हुआ है, द सेम याद रखने हैं, ये कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं। द सेम प्लस नाउन, तो उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही यूज करेंगे। जैसे दिस इज द सेम बॉय दैट मेट मी ऑन द रोड। यहां पे हम फिर से देखेंगे, दिस इज द सेम बॉय हु मेट मी ऑन द रोड, ये गलत हो जाएगा। हु हमारा जो है यहाँ पे लगा ना, गलत हो जाएगा। तो ये आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, द सेम प्लस नाउन और सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, इसके बाद हमें दैट का यूज करना है। अगले प्रोनाउन पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से, पहला रूल है ये इसका, 2 या 2 से, समझिएगा इसको, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक, एक या एक भी नहीं। यानी 2 या 2 से ज्यादा जब चीजें हों या इंसान हों, लोग हों, उनमें से किसी एक को या फिर किसी को भी नहीं बताने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें ये वो है कि इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। आप हमेशा देखेंगे, हमें ये चीज हमेशा परेशान करती है। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि यार हम उसमें सिंगुलर की जगह प्लूरल फॉर्म का यूज कर जाते हैं, क्योंकि हमें वो कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन आपका इससे अभी दूर होगा। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होते हैं, ईच, ईदर, एनीवन, नीदर, नन। तो ये आज आपका कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि इन सारे वर्ड्स के साथ में हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। ठीक है, क्योंकि ये इसी तरह से यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अब इनको कैसे यूज करते हैं उससे आपको और क्लियर होगा। ईच कैसे यूज करते हैं, ये आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको इन प्रोनाउंस को समझने में और इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक को बताने के लिए हम काय का यूज करते हैं, ईच का। ये ध्यान रखिए, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग हों और हमें हर किसी के बारे में बात करनी हो, तब हम ईच का यूज करते हैं। जैसे ईच ऑफ द 2 बॉयज, ठीक है, हैज डन दिस वर्क। यानी जो 2 लड़के हैं, दोनों में से हर लड़के ने यह काम किया है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे लिखा 2 बॉयज है, तो हम कंफ्यूज जाते हैं, हम यहां पे हैव यूज कर देते हैं। नहीं, हम क्योंकि इंडिविजुअल के लिए बात कर रहे हैं,
ईच का मतलब ही होता है कि प्रत्येक के लिए, इसलिए हमेशा इसमें सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। यहां पे अगर होता ईच ऑफ द 5 बॉयज तो भी हम हैज ही लगाएंगे, ठीक है। 5 हो 10 हो कुछ भी हो तो हम हैज ही लगाएंगे। ईच ऑफ द 10 बॉयज हैज डन दिस वर्क। क्लियर है, सिंगुलर फॉर्म ही यूज करना है। सेम वे तो ईच कब होगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक को, जब हम हर किसी के बारे में बात करेंगे कि भाई इन सभी ने कुछ ना कुछ किया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ईदर कब यूज करते हैं। ईदर को यूज करते हैं दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक के बारे में बताने के लिए, ठीक है। सिर्फ एक के बारे में, जब दो हो और केवल दो लोगों में से जब एक के बारे में बताना होता है तब ईदर का यूज करते हैं। जैसे ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम टू मी, मतलब दोनों लड़कों में से कोई एक मेरे पास आया, तो हमने एक के बारे में जब बताया तो हम ईदर का यूज करते हैं। यहां भी आप देखेंगे हमने सिर्फ सिंगुलर फॉर्म यूज किया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, दो से अधिक व्यक्तियों। देखो दो व्यक्तियों में तो हमने ईदर लगा दिया, अब बात हो रही है दो से ज्यादा की। तो जब दो से ज्यादा व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में बताने की में से एक को बताने के लिए करते हैं तब हम एनीवन का यूज करते हैं। जब दो होते हैं, देखिए यूज दोनों एक ही पर्पज से हो रहे हैं, एक किसी एक को बताने के लिए, लेकिन ईदर कब लगाते हैं जब दो लोग हों, और एनीवन कब लगाते हैं जब दो से ज्यादा लोग हों। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर कर देगा, आपको समझ में आ रहा है। अगर दो लोग हैं तो हम ईदर लगाएंगे किसी एक के बारे में बताने के लिए, काम वही है, हमारा जो मोटिव है वो किसी एक के बारे में बताने का ही है। लेकिन दो लोग हैं तो ईदर, और ज्यादा लोग हैं दो से तो एनीवन। हम फिर से ध्यान देंगे कि जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को बताने के लिए ईदर का यूज कब होता है, जब दो व्यक्तियों में से एक को बताने के लिए। एनीवन हम यूज करेंगे जब दो से ज्यादा व्यक्ति हो उनमें से एक को बताने के लिए। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। दो व्यक्ति ईदर, दो से ज्यादा है उनमें से एक को बताना है एनीवन। यूज दोनों का सेम ही है, एक व्यक्ति को लिए बताना है, लेकिन जब दो व्यक्तियों में से एक को बताना है तो ईदर, और दो से ज्यादा से बताना है तो एनीवन। तो एनीवन ऑफ द 5 बॉयज हैव डन दिस वर्क, ठीक है। जहां 5 है तो हमने 5 बॉयज लिखा है, लेकिन यहां ये गलत है, हैज ही आएगा। एनी वन ऑफ द 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क, ठीक है। ये आपको हैज ही यहां सिंगुलर वर्ब ही यूज होना है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। अगला पॉइंट, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को भी नहीं बताने के लिए, जब हमें दोनों में से किसी एक को भी नहीं बताना होता तो हम नीदर का यूज करते हैं। वहां पे ईदर जब एक को, दोनों में से किसी एक को बताना है, जब दोनों में से किसी को नहीं बताना तो नाइदर, या नीदर भी बोलते हैं इसको, नाइदर या नीदर आप जो चाहे वो प्रोनाउंस करते हैं। तो नीदर ऑफ यू टू विल गो आउट, तुम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, तो हमने दोनों में से किसी को भी अलाउ नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए हम नीदर का यूज करते हैं। और नन, जब दो के लिए नीदर और दो से ज्यादा के लिए नन। नन ऑफ द गर्ल्स हैज डन दिस वर्क, ठीक है, किसी भी लड़की ने ये काम नहीं किया है। क्लियर है, दो के में से एक को बताना है ईदर, दो से ज्यादा में से एक को बताना है एनीवन, दो में से किसी को भी नहीं बताना नीदर, ज्यादा लोग हों उनमें से किसी के बारे में बात नहीं करनी या उनके में से किसी के बारे में नहीं बताना तो नन, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से समझ में आ रहा है अनिश्चित, मतलब जहां पे हमारा नाउन के बारे में हमको पता ही ना हो कि कौन सी नाउन है, ठीक है, उसके लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके नाम से क्लियर है, इंडेफिनिट अनिश्चित, वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब अनिश्चित मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। कैसे इंडेफिनिट, कैसे कि जैसे हमने लिखा समवन, समवन हैज ब्रोकन दिस टेबल, अब समवन वो कौन है हमें नहीं पता, इंडेफिनिट है, इसलिए हम समवन इस इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। समवन, नोबडी इज देयर टू डू हिज जॉब, है ना, वन शुड ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। तो ये सब जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इनमें हमें पता नहीं होता कि जिस नाउन की जगह पे हम इनको यूज कर रहे हैं वो नाउन कौन सा है, ठीक है, इसलिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं इनको। बस यहां पे एक इंपॉर्टेंट ये नोट है जो आपको ध्यान रखना है, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जबकि इसका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो इसके साथ पजेसिव केस में वंस का यूज होता है। देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा वो ये पढ़ा है कि भाई जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उनके पजेसिव केस अलग होते हैं। उनके पजेसिव केस में, जैसे नाउन के पजेसिव केस में अपोस्ट्रोफी एस लगता है, नाउन का पजेसिव केस बनाने के लिए उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। और प्रोनाउन में हमने ये पढ़ा है कि सभी प्रोनाउन के पजेसिव केस डिफरेंट होते हैं, है ना, वो हमें याद रखने होते हैं। लेकिन यहाँ पे वन जो है ये एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका पजेसिव केस बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी इंडेफिनिट प्रोनाउंस में हम हिज का यूज करते हैं। नॉर्मली किसका यूज करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट, जैसे समवन है, नोबडी है, तो इसमें भी जब हम इसका पजेसिव यूज करेंगे, अब कई बार हमको लगता है कि यार हिज तो ही के साथ आता है, लेकिन नहीं, इन इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ भी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये सिंगुलर है अगर तो हिज, और अगर प्लूरल होगा
और दूसरा हमें ये भी होता है कि देखिए एक चीज और भी लिखिए, जेंडर बताना हो। अगर आपको नहीं पता कि जेंडर क्या है तो आप उसको हम मैस्कुलिन मान लेते हैं और हिज का यूज कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि वहां जेंडर स्त्रीलिंग हो सकता है तो आप हर भी यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम हिज का ही यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? सेंटेंस में प्रश्न के लिए। जब हमारे सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जब वो इंटेरोगेशन में होता है, या एक तरह से कहें कि हमें पता नहीं होता उसके बारे में, जो हमें क्वेश्चन होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब ये टेबल आपको बहुत इजी रहेगी, ये आपको आपको सब समझ में आएगा। आप ध्यान से इस टेबल को देखिए। हु का यूज किसके लिए होता है? पर्सन या सब्जेक्ट के लिए। ध्यान रखिए, हु कैसे यूज होता है? या तो पर्सन या सब्जेक्ट में। ठीक है, सॉरी, एग्जाम्पल देखिए, हु वेंट टू प्ले। यहां हमें पता नहीं हमारा सब्जेक्ट कौन है, हु वेंट टू, तो हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज कर दिया, मतलब हमने उस सब्जेक्ट के बारे में ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का कि कौन खेलने गया। जब हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो हम उसको हुम हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, हुम यू मेट यस्टरडे, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हम उसके बारे में, यू हमारा सब्जेक्ट है तो हमने पूछा तुम किससे मिले थे। यहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्वेश्चन मार्क है, उसका हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने यहाँ पे, तो हु होता है पर्सन सब्जेक्ट के रूप में, हुम होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। हुज ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने पीछे अभी पढ़ा था पूरा, जब हम ये सारे प्रोनाउंस पढ़ रहे थे। तो ये सेम वही है, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। पर्सन पजेसिव केस में हुज हो जाता है, हुज बुक आर यू रीडिंग, तो यहाँ पे बुक के साथ हमारा रिलेशन है कि किसकी बुक, हमें ये पता नहीं इसलिए हमने हुज का यूज किया, तो बुक का और हुज का इन दोनों का रिलेशन हमने बता दिया। ठीक है, वाट थिंक के लिए यूज होता है, वाट कोई, व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक, तो तुम्हें क्या पीने को चाहिए, है ना, तो यहाँ पे हमने व्हाट का यूज किया। इन सेम वे विच ऑफ देम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा होशियार है, तो इस तरह से विच जो है वो पर्सन और थिंक दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनको, थोड़ा सा इसको और डिफरेंट तरीके से जब यूज। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? अब इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जोर देने के लिए, इम्फेसिस करने के लिए, जब जोर देने के लिए होता है तब हम उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसका अर्थ होता है स्वयं, खुद, मैं खुद, है ना। जब जोर, जैसे मैं कहूं अगर आपसे कि यार मैं जा रहा हूं, है ना, तो आपको लगेगा ठीक है हाँ जा, लेकिन जब मैं कहूं मैं खुद जा रहा हूं तो थोड़ा सा और इम्फेसाइज कर दिया मैंने कि मैं खुद जा रहा हूं। सेम में बस वही मीनिंग है इसका। जैसे राम हिमसेल्फ, राम खुद अपना काम करता है, राम हिमसेल्फ डिड हिज वर्क, राम ने अपने काम खुद किए, है ना, राम अपने काम खुद करता था। तो यहां पे राम को हमने, इंफेटिक प्रोनाउन कैसे हो गया? हिमसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, जब प्रोनाउन ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको याद होगा, हमने जब सेल्फ और सेल्फ्स लगा देते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं, है ना। तो ये हमारा जो है, राम हिमसेल्फ डिड हिज वर्क, राम ने अपने काम खुद किए। लेकिन जब हम उस पर्सनल प्रोनाउन का, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जब हम एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, आई माई सेल्फ गो टू द विलेज, मतलब जब ये एक प्रोनाउन हमारा है, प्रोनाउन के साथ यूज होता है। आई माई सेल्फ, मैं किसके साथ गया? मैं खुद गया, गो टू विलेज फॉर सम वर्क। ठीक है, सेम वे द स्टूडेंट्स मस्ट कैरी देयर लगेज देम सेल्फ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमने कैसे किससे बताया, एम्फेसाइज किया, देम सेल्फ से, वो स्टूडेंट्स को अपना लगेज खुद उठाना चाहिए। तो ये क्लियर है, इसका मतलब खुद के लिए होता है। तो जब भी आपको इस तरह से एम्फेसाइज करना हो किसी बात पे तो हम इस तरह से यूज करते हैं। सी के साथ, राधा के साथ हमने हर सेल्फ यूज किया, क्योंकि राधा यहाँ पे क्या है, फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ हर का यूज होगा, हर सेल्फ। ठीक है, क्लियर है, एम्फेसाइज करने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी इजी है, जब दो या अधिक लोग एक ही काम को करते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। भाई ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, जब दो या दो से अधिक लोग एक ही काम को करते हैं तो उसके लिए, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ वो म्यूचुअल जो होता है, उसके लिए हम ये तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं उसको। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। जैसे इसमें देखिए, राम एंड राधा हेल्प्ड ईच अदर, तो राम ने राधा की हेल्प की, राधा ने राम की हेल्प कर दी। तो इस तरह से ईच अदर का यूज हम कर लेते हैं जब दो लोग होते हैं, है ना, जब आप दो लोग होते हैं तो ईच अदर, और जब दो से ज्यादा होते हैं तो वन अनदर। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स हेट वन अनदर, बस ये ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है, सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से हेट करते हैं। तो कितना क्या समझ में आ रहा है, जो दोनों के लिए हो उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन जब दो लोगों में हो आपस में तो ईच अदर, दो से ज्यादा हो तो वन अनदर। ठीक है, बोथ ऑफ द गर्ल्स टीज ईच अदर, दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे को चिढ़ाती हैं, तो ये होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो दोस्तों इसके साथ हमारा ये
प्रोनाउन का चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। मुझे लगता है मुझे टेंस शुरू करने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है मेरे पास टेंस की। तो आप लोग ये पढ़िए, मुझे प्लीज़ बताइए आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं और अच्छे वीडियोस और थोड़े लाइक पुराने कुछ वीडियोस में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और थोड़ी मेहनत कर सकूं। और इस बार वीडियो थोड़ा डिले भी हुआ, उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, देयर वॉज सम इश्यूज विद मी, सो आई वॉज नॉट एबल टू record the video at time, so this time it got delayed, but after this I'll upload the videos regularly. तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए एंड लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, प्लीज़ टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।